right? No. Yeah, it is started. It is Yes, visible? it is visible. Okay, just a minute. So yesterday we were doing a question for 8 minutes, guys. Okay. Yes. So yesterday we were talking about exponential distribution. So we have used the formula this one to solve the question. This one was our question. हमने ये वाला question किया था Ultron attacks Avenger headquarter. तो हमने ये वाला formula सीखा था. But in our formula sheet there is another formula given to us which is this. There's a multiplication of lambda. So why is the different formula for a different question? Anyone remembers हम कल बात कर रहे थे exactly, at least and at most की. Yes. Yes, okay. Actually, I am not able to see you guys, so please open your mic and say I cannot see your reactions क्योंकि मेरे दूसरे device से connect नहीं हो रहा है अभी. So just open your mic and let me know okay did you remember or not. Okay. So in that exponential distribution में 1 minute. There are two ways. One is probability density function. And second one is cumulative density function. Fine. तो जब क्यूमुलेटिव की बात करते हैं देन वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ई पावर माइनस लैम्डा एक्स. और जब हम नॉर्मल एक एग्जैक्ट पॉइंट की बात करते हैं एट दैट टाइम वी आर मल्टीप्लाइंग लैम्डा विद द ई पावर माइनस लैम्डा एक्स. ओके. तो डिफरेंस क्या है? हम जब कल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमें क्वेश्चन में याद हो कि हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट अटैक विल बी आफ्टर मोर देन 15 मिनट्स. यहाँ पे मोर देन था. तो जब मोर देन की बात होती है एटमोस्ट एटलीस्ट की बात होती है दैट टाइम वी आर यूजिंग क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन. तब हम लैम्डा को मल्टीप्लाई नहीं करते. ओके. ये क्यों होता है? क्योंकि एट दैट टाइम ऑफ टाइम हम सिर्फ एक्स के बारे में बात नहीं कर रहे, हम एक्स से ज्यादा के बारे में भी बात कर रहे हैं. बट जब हमें एग्जैक्ट एक सिंगल पॉइंट के बारे में बात करनी रहती है, इफ दिस इज माई ग्राफ, क्योंकि स्टेट्स में मोस्टली ग्राफ में ही चीजें बात होती है, एंड दिस इज माई ग्राफ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. ठीक है. तो जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन दिस पॉइंट. ठीक है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन इट, ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन. तो ये पूरा एरिया उसमें आ जाता है. एम आई क्लियर? हाँ दिस ठीक है, इज समझा. पीडीएफ. बट वो पेपर में समझेगा कैसे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? यस एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट इट. तो जब भी पेपर में तुमसे ये पूछा जाए, अगर पेपर में ये जो हमारा क्वेश्चन था कैवेंजर अटैक करा हेडक्वार्टर फॉर अ 10 मिनट ऑन एवरेज. ठीक है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट अटैक विल बी आफ्टर मोर देन. अगर मोर देन आ रहा है तो देन वी आर यूजिंग क्यूमुलेटिव, क्योंकि हम सिर्फ 15 मिनट की बात नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट अटैक 16 मिनट में भी हो सकता है, 17 मिनट में भी हो सकता है, 18 मिनट में भी हो सकता है. देयर इज इनफिनाइट टाइम, राइट? जब मोर देन की बात हो रही है देयर इज नो स्पेसिफिक क्वेश्चन, एग्जैक्टली नहीं पूछा गया है, हमें उससे आगे की रेंज पूछी गई है. एट दैट टाइम वी आर यूजिंग सीडीएफ, यानी कि हम लैम्डा का की एनीवन सेइंग समथिंग? यू कंटिन्यू. नहीं, या फालतू गई था. तो अगर क्वेश्चन हाँ. में बस मोर देन की जगह पर आफ्टर 15 मिनट्स होता, तब हम लोग वो लैम्डा वाला इक्वेशन यूज करते, या पीडीएफ वाला. क्वेश्चन में अगर एग्जैक्टली होता व्हाट विल बी नेक्स्ट अटैक विल बी एग्जैक्टली 15 मिनट्स. यस श्योर. आई थिंक कि जब हमने जब 15 मिनट से कम का कैलकुलेट करना हो तब हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लगाते हैं, और जब हमने ज्यादा करना हो तब हम टेल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं. या द टेल एंड द क्यूमुलेटिव के लिए दैट इज सीडीएफ वाला है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लैम्डा वाला थिंग. राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लैम्डा कहाँ पे लगेगा और कब नहीं लगेगा. ओके. वी आर फोकसिंग ओवर दैट राइट नाउ. जब हमें मोर के बारे में पता चला तब हम सीडीएफ लगाते हैं. एंड जब हमें एग्जैक्टली के लिए बोला होता, अगर यहीं पे क्वेश्चन लिखा होता कि द प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट अटैक विल बी एग्जैक्टली आफ्टर 15 मिनट्स, तब हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रखते. ठीक है. फॉर अ नॉर्मल बेसिक लेवल पे इसका एग्जांपल ये है, जब पीडीएफ होता है यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वी आर लाइक मेजरिंग द स्पीड ऑफ द वाटर. तो हमें उस टाइम पे रेट चाहिए एंड दैट टाइम आवर रेट इज एक्स. ठीक है. एंड
जब क्यूमुलेटिव की बात हो रही है तो इट इज लाइक हाउ मच वाटर फ्लोज इन 10 सेकेंड, ठीक है. वी हैव ऑलरेडी यूज रेट. यहाँ पे 10 सेकेंड की जब बात हो रही है तो हमने रेट को पहले ही यूज कर लिया है, तो देयर इज नो नीड टू एड अप इट इन द फॉर्मूला. हमें इसको यहाँ पे दोबारा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है. गॉट इट? Can you elaborate a little bit on measuring speed of water? It's just we are asked कि what is the speed of the water. We are asked to measure the speed of the water. तो आप किसी चीज की भी स्पीड मेजर करने के लिए you need something rate. क्योंकि जब हम स्पीड निकालते हैं it is distance upon time, right? This is what we call a rate. जब हमें किसी चीज की स्पेसिफिक टाइम पे स्पीड चाहिए तो हमें उस टाइम रेट चाहिए. एंड रेट इज व्हाट लैम्डा. व्हाट डज द लैम्डा सिग्निफाइज? लैम्डा इज अ नॉर्मल एवरेज मीन. तो हमें दैट रेट इज आवर मीन राइट नाउ, द एवरेज टेंडेंसी इन व्हिच द वाटर इज फ्लोइंग. आर यू गेटिंग Okay, इट? okay. ठीक है. दिस Yep. वाज द डिफरेंस बिटवीन पीडीएफ एंड सीडीएफ के जो फॉर्मूला दिया हुआ है, व्हाई इट इज हैविंग अ लैम्डा देयर एंड व्हाई वी हैव यूज्ड इट विदाउट द लैम्डा. इट्स नॉर्मल याद रखने के लिए कि अगर मोर की बात हो रही है तो देयर इज अ मोर नंबर्स 15 मिनट्स 16 मिनट्स आगे कुछ भी हो सकता है, तो यू विल बी यूजिंग क्यूमुलेटिव क्योंकि वी नो दैट क्यूमुलेटिव इज talking about more. Cumulative is the summation. ठीक है. So if there is they asking for the more than 15 minutes, then it is cumulative. And if we are asked about exactly 15 minutes, so then we will using the probability density function. ठीक है. Now second thing, someone pointed out कि जब less than की बात होती है तब हम cumulative लेते हैं, and more than की बात होती है तब हम more than की बात होती है जब हम two tail लेते हैं, right? Tail probability लेते हैं. Yes, tail probability से ज्यादा की बात हो रही हो, more की. श्योर. टेल प्रोबेबिलिटी को हम आगे ले रहे होंगे तो उसमें भी समझ में आ जाएगा कि व्हेन वी विल यूजिंग टेल प्रोबेबिलिटी एंड व्हेन वी आर यूजिंग क्यूमुलेटिव. गॉट इट? Yes. इट इज जस्ट आफ्टर दिस वी विल गेट इट. ठीक है. ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर चुके थे. एंड दिस इज द सॉल्यूशन वी हैव डन फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. आगे बढ़ते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ एफ डिस्ट्रीब्यूशन. एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम कंपेयर करते हैं वेरिएंसेस को बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स. ठीक है. So what is, and it is very normal, it is what is variance of group 1 divided by variance of group 2. This is given by this formula. F n1 n2 is equal to x square n1 divided by n1 whole divided by x square n2 divided by n2. यहाँ पे x square n2 and x square n1 कुछ नहीं है, ये वेरिएंस है जिसकी वैल्यू तुम्हें दी रहेगी क्वेश्चन. Jeshri, can you please repeat the example once again? I have not given the example of this. Like F distribution किसके ऊपर वाला? We have a student who wants you to repeat the example that you gave. Okay, like which example? This one? Speed of the water Can you one? please clarify? Yes, I believe he is talking about the same. Okay. So what happened? हम कल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा हमारा, जहाँ पे हम एक स्पेसिफिक टाइम इवेंट के बीच में एक प्रोसेस होती है, उसमें हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि कांस्टेंट एवरेज रेट पे काम हो रहा है एक टाइम स्पेन के अंदर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके अपोजिट काम हो सके. जिसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था कि अल्ट्रॉन अटैक करता है एवरेज एवेंजर के हेडक्वार्टर में हर 10 मिनट में ऑन एवरेज. ठीक है. तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट अटैक विल बी आफ्टर मोर देन 15 मिनट्स. नेक्स्ट अटैक या तो 15 मिनट्स में होगा, या तो 16 मिनट्स में होगा, या तो 17, उससे ज्यादा 15 से ज्यादा मिनट में होगा. ओके. तो हियर वी वर टॉकिंग, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में यूज किया था दिस फॉर्मूला e पावर माइनस लैम्डा एक्स. जस्ट अ मिनट. बट हमारे जो फॉर्मूला शीट है उसमें हमें फॉर्मूला दिया हुआ है लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय e पावर लैम्डा एक्स. तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ द फंक्शन? तो जो फर्स्ट वाला है यानी कि दिस वन फॉर्मूला, दिस इज पीडीएफ वाला, इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ये हमें बताता है कि एक पॉइंट पे क्या प्रोबेबिलिटी है. ओके. एंड दिस फॉर्मूला क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, ये हमें बताता है कि उस पॉइंट से आगे मोर देन एंड लेस देन में क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हिच इज दिस एरिया. तो Okay. प्रोबेबिलिटी वाला फिर एग्जैक्टली के लिए हो गया ना, मतलब अगर हाँ, पूछेंगे एग्जैक्टली कितने मिनट में अटैक हो रहा है बार बार, तो एग्जैक्ट तो अपन पीडीएफ यूज Yeah. करेंगे. हाँ, तो वी विल यूजिंग Okay. पीडीएफ, तब हम मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा से. ओके. एंड इफ वी Okay. आर आस्क्ड फॉर मोर देन इट, वी विल बी यूजिंग क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, एंड हम उसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे लैम्डा से, क्योंकि लैम्डा वहां पे एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है, बिकॉज वी आर गिवन अ रेट ओवर इट. गॉट इट? Yes, yes, yes. ओके. मूविंग फॉरवर्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट एफ डिस्ट्रीब्यूशन. एफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम दो वेरिएंसेस या उनसे ज्यादा हम दो ग्रुप्स या उनसे ज्यादा ग्रुप्स के बीच में
के वेरिएंसेस का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। एग्जांपल है कि जैसे सपोज करो ग्रिफिंडोर एंड स्लिथरिन आर बोथ प्रैक्टिसिंग देयर क्विडिच मैच, ओके। वी वांट टू नो दैट does Slytherin vary more in flying speed than Gryffindor, यानी कि स्लिथरिन की फ्लाइंग स्पीड कितनी डिफरेंट है ग्रिफिंडोर की फ्लाइंग स्पीड से, ठीक है। हमें यहाँ पे फिर से डेटा गिवन है कि ग्रिफिंडोर की वेरिएंस है 16, स्लिथरिन की वेरिएंस है 9, ग्रिफिंडोर में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स है 10 और स्लिथरिन में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स है 12। नॉर्मली फॉर्मूला में हम ये लिख देंगे, हमें वेरिएंस दिया हुआ है 16, नंबर दिया हुआ है हमें n1 10, हमारा सेकंड वेरिएंस है 9 और हमारा सेकंड n2 है 12, ठीक है। वी विल पुटिंग इट इन द फॉर्मूला, हियर वी हैव पुट इट इन द फॉर्मूला, ओके, एंड देन वी गेट आवर आंसर दैट इज 2.13। अब ये 2.13 anyone saying something? बने ही रहने दो, तो या तो सानी के साथ खा लूंगा कि अभी खा लूं। Is anyone saying something? No, you नहीं, go नहीं, ahead. No. Jayashree, continue. Okay, here. So we get the answer 2.13, ठीक है। 2.13 एक नंबर आ गया है, क्या मतलब होता है 2.13 is depend showing us कि जो ग्रिफिंडोर है उसकी स्पीड इज मोर देन more than twice of स्लिथरिन की स्पीड। अब ये कैसे हुआ, स्लिथरिन की स्पीड क्यों नहीं है ज्यादा, ग्रिफिंडोर की स्पीड क्यों है ज्यादा, क्योंकि 2.13 ये कैसे सिग्निफाई कर रहा है। तो अगर हम फॉर्मूला में जाएंगे तो जो वैल्यू अबव होती है, ठीक है, बिकॉज हाउ यू विल फाइंड आउट कि x21 ग्रिफिंडोर है एंड x22 स्लिथरिन है, ठीक है। तो जो वैल्यू ऊपर है दैट विल बी डिफाइनिंग कि वो कितनी ज्यादा है नीचे वाले से। न्यूमरेटर इज ऑलवेज डिफाइन कि वो कितना ज्यादा है या कम है टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर यहीं पे ये वैल्यू होती 0.57 तो हम यहाँ पे ये अज्यूम करते कि जो ग्रिफिंडोर की फ्लाइंग स्पीड है वो हाफ है स्लिथरिन की फ्लाइंग स्पीड से। आर वी क्लियर? Yes. Yes. Having a doubt in the formula, you have written x Okay. square into n1. No, that is not x square into n1. This is that. This is way of writing variance. Okay. Okay. Yeah. Yes. Now talking about t distribution. T distribution is used for hypothesis testing. ये मॉड्यूल 5 में अभी हम पढ़ेंगे कि hypothesis testing क्या होती है, ठीक है। टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि सैंपल साइज इज स्मॉल और जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अननोन है हमारे लिए, ठीक है। दिस इज व्हाट टी डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब हमारी फॉर्मूला शीट में फॉर्मूला दिया हुआ है ये, एंड मुझे नहीं पता ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है। आई हैव जस्ट पुट इट डाउन हियर क्योंकि yesterday I got a lot of questions के like there's something formula given in the formula sheet। अभी हम formula sheet में भी जाएंगे because some students are finding it very confusing कि formula sheet है तो बट उसमें इतनी सारी चीज दी हुई है, क्या यूज करना है क्या नहीं करना है, या फिर ये एग्जैक्ट चीज का क्या मतलब है। ओके, सो वी विल गोइंग थ्रू एंड वी विल सीइंग कि वो क्या कह रही है फॉर्मूला शीट एंड हाउ वी हैव टू रीड इट, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन formula sheet, but I have not found any question which is following this pattern, ठीक है। एंड आई हैव गॉन थ्रू द बुक आल्सो, बुक में भी ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो आई विल सजेस्ट टू गो थ्रू दिस फॉर्मूला एंड दैट इज easier to understand and that is easier to find out the values in a question. Are we clear? Yes, we are. Okay, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि अ प्रोफेसर सेज कि एवरेज स्कोर इज 75। यस श्योर। यहाँ पे सैंपल साइज तेरा स्मॉल है तूने लिखा है, अगर सैंपल साइज स्मॉल नहीं है तब क्या करें? तो टी डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लाइक तो अदर फिर वहाँ डिस्ट्रीब्यूशंस आ गया, तो लाइक तो नॉर्मली कहाँ सैंपल साइज इज लेस देन 30, मींस लाइक ये एक assumption है कि सैंपल साइज इज लेस देन 30। हाँ, तो मान लिया अगर हमारा सैंपल साइज 30 से ज्यादा आ चुका तो उसमें हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज कर सकते। हाँ, यू कांट यूज टी डिस्ट्रीब्यूशन इन इट, ये एक assumption है कि नंबर ऑफ अच्छा, सैंपल्स ओके। इज लेस देन 30। या ओके, तो वहाँ moving पे कौन सा यूज करना है? वो हमको कैसे पता चलेगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो उसमें कौन सा यूज करना है? हम अभी तक जितने भी क्वेश्चन है मोस्टली उन्होंने देखा है तो सैंपल साइज इज नॉट गॉन मोर देन 30, और मोर अगर देन उसमें 30। मोर देन 30 ओके, है ओके, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उसमें। ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। या वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई गेट दैट क्वेश्चन कि हाउ यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन लगना है कि नहीं लगना है, एंड इफ आई फाइंड आउट कि टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगना है तो दूसरा क्वेश्चन कैसे लगना है। आई गेट दैट,
कि समझ में तो आ रहा है क्या चल रहा है, बट क्वेश्चन देख के नहीं समझ में आता कि इसमें लगाना कौन सा फॉर्मूला। आई गेट इट, वी विल डूइंग द क्वेश्चंस फॉर इट एंड हमें पता चल जाएगा प्रैक्टिस से कि हाउ टू फाइंड आउट कि किसमें क्या लगना है। ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल हियर। Okay, कि प्रोफेसर से या शुड वी मूव फॉरवर्ड? Yeah, go ahead. Yes. Okay, the professor says that the average score is 75. ठीक है, in a sample of 10 students our n is less than 30. Get it? ठीक है, एक कंडीशन तो ये पूरी हो गई है और हमें दिया है कि हमारा x मीन है 72. ठीक है, n हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है 5. ओके, हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोफेसर राइट है कि नहीं या फिर हमारा एवरेज डिफरेंट है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग यही होती है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहती है कि दो चीजों की बात होती है, एक होती है H0, एक होता है H1. H1 कहता है कुछ नहीं बदला है, नथिंग इज चेंज. ठीक है, बोरिंग डिफॉल्ट वही चीज चल रही है. ठीक है, H1 कहता है नहीं यार, समथिंग हैज चेंज, लाइक एन यू नो एक्साइटिंग आइडिया आ गया है हमें एकदम कि हाँ कुछ तो बदलाव हुआ है. दैट इज H1. तो यहाँ पे वही है कि प्रोफेसर इज राइट विच इज आर H0 एंड प्रोफेसर इज नॉट राइट विच इज H1. प्रोफेसर इज नॉट राइट. ठीक है, अब H0 क्या कहता है, नथिंग हैज चेंज. नथिंग हैज चेंज यानी कि जो जैसा है वैसा चलेगा. इट्स लाइक यू नो मोहब्बतें का अमिताभ बच्चन कि जैसा जो चलता आ रहा है उसे वैसे चलने दीजिए. नो, दैट्स 3 इडियट्स लाइन, बट हाँ ही इज लाइक दैट कि नथिंग विल चेंज इन माय गुरुकुल, जैसा सब कुछ चल रहा है वैसे ही चलने दो, विच इज H0. ठीक है, यानी कि प्रोफेसर जो कह रहा है वो सही है, एवरेज स्कोर है 75. तो हमें फाइंड करना है टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हुए कि इज H0, वी शुड अप्रूव H0 और वी शुड रिजेक्ट H0. ओके, आर वी क्लियर विद द क्वेश्चन? समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? Yes, it's clear. या ओके, ठीक है. इफ u is equal to 75 यानी कि जैसा प्रोफेसर ने कहा वैसा ही है, तो देन इट इज नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस क्या होती है? H0 को ही बोलते हैं नल हाइपोथेसिस. ठीक है, बट इफ एवरेज इज नॉट 75 देन इट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है? H1. अब यहाँ पे आता है टू टेल. एनीवन सेइंग समथिंग? No, nobody. नो, ओके, ठीक है. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है H1. टू टेल टेस्ट यहाँ पे हम समझेंगे क्या होता है. अब नाउ नॉर्मल हमारा ये फॉर्मूला था, दिस इज मीन, सॉरी दिस इज आर x जो कि हमें दिया हुआ है 75, सॉरी 72. मीन सॉरी नॉर्मल x रैंडम वेरिएबल है हमारा 72. हमारा मीन है 75 u, ये हमने यहाँ पे लिखा 72 माइनस 75. नीचे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन वो हमने लिखा 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 10 थे तो हमने यहाँ पे √10 लिख दिया. आर वी क्लियर विद दिस? ये वैल्यूज कहाँ से आई? Yes. Yes, it's Okay. clear. ठीक है, when we are after solving it we get it is minus 1.90. our exit value is minus 1.90. cool. अब ये आ गया, क्या करूं मैं इसका? एक नंबर आया है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि H0 है H1 है, जो कहा है प्रोफेसर ने वो सही है कि नहीं है. ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, इसके लिए हम यूज करते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल. जनरली क्या होता है, क्वेश्चन में कुछ और नहीं लिखा रहता है तो हम एक जनरल वो लेते हैं अजम्पशन कि जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो 5% है. अब सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है ये भी अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि व्हाट इज दिस 5, व्हाट इज दैट 0.05 जिसमें हम आते हैं. ठीक है, नाउ द थिंग इज 5% है बट ये टू टेल्ड है. अब मुझे कैसे मालूम चला ये टू टेल्ड है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि प्रोफेसर कह रहे हैं कि एवरेज स्कोर 75 है. ठीक है, अगर प्रोफेसर गलत हुए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 75 से ऊपर ही होगा एवरेज स्कोर. एवरेज स्कोर 75 के नीचे भी हो सकता है, राइट? एवरेज स्कोर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. इफ दिस इज 75, या तो वो यहाँ बढ़ के 77 भी हो सकता है या फिर वो यहाँ पे घट के 72 भी हो सकता है. एम आई राइट? Yes. Okay, so this is going two tail. If one tail is this side and another tail is this side, that's why this is called two tail test. अब टू टेल टेस्ट में क्या होता है कि हम लेते हैं 5% सिग्निफिकेंस. 5% सिग्निफिकेंस क्या बताता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन, नॉर्मली इंसान रिलेशनशिप में जाता है तो सोचता है ना कि एक गलती करेगा तो माफ कर दूंगी, दो गलती करेगा तो माफ कर दूंगी, तीसरी गलती में नहीं माफ करूंगी. ओके, दिस इज समथिंग वी सोच कि हाँ इतनी गलती तो चलेगी बट इससे ज्यादा गलती करेगा तो आई विल जस्ट ब्रेक अप. ओके, तो दिस इज व्हाट वी थिंक. तो दिस इज व्हाट 5% सिग्निफिकेंस इज. तो देखो इतनी चांसेस 5%
गलतियों को मैं नजरअंदाज कर दूंगा, या फिर मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि 5% जो गलतियां हैं वो तो नॉर्मल रैंडम बेसिस पे होती है, तो दैट इज व्हाट 5% सिग्निफिकेंस इज शोइंग, कि इतनी चांसेस हम लेते हैं, इतना हम अज्यूम करते हैं कि इतने में तो ऊपर नीचे हो सकता है. आर वी गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, it's very Yes. clear. ओके, तो 5% सिग्निफिकेंस वो दिखाता है. बट अब ये टू टेल्ड है. टू टेल्ड है यानी कि गलती इस साइड भी हो सकती है, गलती इस साइड भी हो सकती है. ठीक है, अब दोनों साइड गलती हो सकती है, तो जो 5% की गलती है वो हम कैसे माने? तो अब इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, दैट इज 2.5, यानी कि 2.5% गलती हम यहाँ देख लेंगे, 2.5% गलती हम यहाँ देख लेंगे. ठीक है, वी गॉट इट. ये समझ में आया कि अब हम टेबल पढ़ने जा रहे हैं, 5% सिग्निफिकेंस लिया है हमने, यहाँ पे हम टू टेल्ड है तो हम यहाँ पे 2.5% ईच साइड पे देखेंगे. ओके Right. राइट, ठीक है. अब आती है बात डिग्री ऑफ फ्रीडम की. डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ नहीं होता है, n-1 होता है. हमारा n है 10, 10 - 1 इक्वल टू 9. ओके, तो हमें इस पे बात करनी है. हमें फाइंड करना है t की वैल्यू 0.025 पर n9 पे. क्या है ये मुझे नहीं पता कैसे निकालना है, ये क्या ही लिख दिया है. ठीक है, फॉर दैट वी आर गोइंग फॉर टेबल. हमारे फॉर्मूला शीट में हमें एक टेबल दी हुई है. एक मिनट, ये हमारी फॉर्मूला शीट है. इसमें हमें एक टेबल दी हुई है जिसका नाम है टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ये रही ये टेबल. अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये हमने 0.25 लिया है, दैट मीन्स इट इज 0.025. राइट, हम यहाँ पे 0.025 ढूंढते हैं, ये रहा 0.25. दिख रहा है, दिस इज 0.25. राइट, अब हमारा डिग्री ऑफ Yes. डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है. ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 9. 9 पे जाएंगे हम और 0.25 पे जाएंगे, हमें वैल्यू दिखती है 2.262. 2.262. सबको समझ में आया मैंने ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट की टेबल से? Clear. क्लियर? Yes. तो कल एक डाउट था कि टेबल कैसे रीड करनी है, वो समझ में आ गया कि टेबल कैसे रीड करनी है. हर टेबल हम ऐसे रीड करेंगे, लाइक वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन की भी टेबल पढ़ेंगे, ची स्क्वायर की भी टेबल पढ़ेंगे, तो वी विल गेट दैट के वैल्यूज कैसे आ रही है. वी गेट दैट कि 0.25 क्यों आया, 5% सिग्निफिकेंस के बाद भी हमने 2.5% सिग्निफिकेंस क्यों लिया, और फिर हमने यहाँ पे टेबल में कैसे फाइंड किया 0.25 एंड 9 को. आर वी क्लियर विद दैट? हाँ जैसे आई Yes, जस्ट हैड we अ are. डाउट कि यूजुअली अगर नहीं दिया है तो यू शुड जस्ट टेक 5% जनरली, अदरवाइज दे विल टेल यू कि कितना टेकन सिग्निफिकेंस जनरली. लेना है. हमें अभी भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि 5% हाँ सिग्निफिकेंस है. जैसे एक नॉर्मल अजम्पशन होता है कि n इज लेस देन 30 इन टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर गेटिंग द सैंपल साइज ऑफ स्मॉल. तो एक नॉर्मल, अगर हमें कुछ नहीं दिया है, हम ये मान लेते हैं कि जनरली 5% सिग्निफिकेंस है, हम 5% तक की गलती माफ कर रहे हैं. ठीक ओके, है. ओके गॉट इट. बढ़िया. यस. तो अब हमें t की वैल्यू आ गई है 2.262. ठीक है, हमने अभी कैलकुलेट किया था t, हमारा t था -1.90. ठीक है, अब हमें t की वैल्यू मिली है 2.262. अब ये क्या है, 2.262 या तो आगे भी बढ़ सकता है या तो पीछे भी जा सकता है. 75 में प्लस भी हो सकता है, 75 में माइनस भी हो सकता है. तो दैट इज बोथ प्लस एंड माइनस साइन. एम आई राइट? Yes. ओके, वंडरफुल. नाउ अब मैं 2.262 को रख दूं और यहाँ माइनस वाले को और यहाँ प्लस वाले को रख दूं, तो ये जो एरिया है इसी के अंदर कहीं ना कहीं पे लाई कर रहा है -1.90. राइट? Yes. यस. ठीक है, अब यहीं पे लाई कर रहा है, यानी कि जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू है, दिस इज व्हाट क्रिटिकल वैल्यू है, जो हम टेबल से निकालते हैं, दैट इज अ क्रिटिकल वैल्यू, दैट इज अ डेटा सेट. दैट इज अ डेटा सेट जो यहाँ पे लाई कर रहा है, और हमने इसके बीच की एक वो निकाली है, और हमारा जो कैलकुलेटेड टी है वो इसी वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है. गाइस जस्ट अ मिनट. ओके, तो हमें से ये समझ आ रहा है कि जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू का वो है, क्या कहते हैं उसको, रेंज है, हमारी कैलकुलेटेड टी उसी रेंज के अंदर बिलोंग कर रही है, यानी कि जो प्रोफेसर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं.
राइट? Yes. गाइस, ओके, वी आर राइट, यानी कि हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो गए, यानी कि व्हाट द प्रोफेसर सेइंग, ही इज राइट कि एवरेज स्कोर 75 ही है, ही इज राइट, एंड वी फेल टू रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस. आर वी क्लियर? Yes. आया Yes, समझ we are. में? दोबारा Yes. बताना. हाँ, लास्ट में कहा ये रेंज वाला, मींस लाइक वैल्यू हाँ, ये निकालने के range बाद वाला part. श्योर. तो ये Critical value के हमने बाद. या हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाली, हमारी क्रिटिकल वैल्यू है 2.262. अब ये टू टेल्ड है, यानी कि ये वैल्यू आगे बढ़ भी सकती है, ये वैल्यू पीछे कम भी हो सकती है, जैसे राइट? तुम्हारी स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई. ओके, जस्ट अ मिनट. ठीक है, वो सॉरी, मैंने उसको अटेंडी बना दिया था, मैं चेंज कर दिया था. देख, रियली सॉरी गाइस. ऐसे आर मत यू करो हर्षित भैया. गाइस, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस यस यस. ओके, Yes, now it's लेट्स गो visible. बैक. रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, एक बार देख लेना. ओके, लेट मी सी हो द रही है. रिकॉर्डिंग एज वेल. हो रही है? ठीक है. ओके, मेरी हाँ, स्क्रीन फिर से दिख रही है तुम लोगों को? दिख रही है. दिख रही है, ठीक है, वंडरफुल. तो क्रिटिकल वैल्यू आगे भी बढ़ सकती है, 75 के आगे भी जा सकती है, प्लस भी हो सकती है, एंड 75 से कम भी हो सकती है, माइनस. ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स प्लस माइनस 2.262. अब हम प्लस नंबर लाइन में रखेंगे तो माइनस 2.62 यहाँ पे आ रहा है, प्लस 2.262 यहाँ पे आ रहा है, और इन दोनों के बीच में ही हमारा जो कैलकुलेटेड टी है, दैट इज माइनस 1.90, ये लाई कर रहा है. यानी कि जो हमें रेंज स्पेसिफाइड है टेबल के अकॉर्डिंग, हमारा कैलकुलेटेड टी उसी रेंज के बीच में लाई कर रहा है. यानी कि जो हमारा प्रोफेसर कह रहा है वो सही है, यानी we fail to reject null hypothesis. null hypothesis क्या है कि nothing has changed. हाँ, we fail to reject the fact कि nothing has changed, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. we accept that fact. are we clear? Yes. तो अगर in case ये Yes, we minus are. 3.90 होता तो फिर हम reject कर देते. हाँ, हम रिजेक्ट कर देते कि नहीं नहीं नहीं, प्रोफेसर को नहीं पता है, वो गलत कह रहे हैं, समथिंग हैज चेंज्ड एंड वी आर एबल टू रिजेक्ट आवर null hypothesis. okay? Okay. Got it. Got it. एंड विद दैट ऑल ऑफ थिंग्स हमने मॉड्यूल 3 का नॉर्मल टॉपिक्स में कंप्लीट कर लिया थ्योरी में. ठीक है, मींस लाइक थ्योरी इन द सेंस हमने सिर्फ How do we identify जयश्री. if it's two-tailed or not? if it two tailed or not, right? Yeah. हाँ, तो इन क्वेश्चन हमसे प्रोफेसर, हमने नॉर्मल क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से पढ़ा है कि प्रोफेसर कह रहा है कि देखो एवरेज स्कोर है 75. ठीक है, इन अ सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स. फिर हमें दिया है कि एक एक्स रैंडम वेरिएबल है 72 और एक हमारे पास एस है 5, स्टैंडर्ड डेविएशन है 5. नॉर्मल थिंकिंग है, प्रोफेसर कह रहे हैं एवरेज स्कोर 75 है. हमने सोचा कि नहीं यार, प्रोफेसर गलत हो सकते हैं. तो प्रोफेसर अगर गलत होंगे तो जरूरी थोड़ा है कि एवरेज स्कोर इससे ज्यादा हो. प्रोफेसर लाइक एवरेज स्कोर इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, यानी कि 75 से वो 77 भी हो सकता है और 72 भी हो सकता है. एम आई राइट? हाँ हाँ. Yes. Yes. ठीक Okay. है, तो अब ये अच्छा, अगर but दोनों मान साइड ले बढ़ रहा है, ऐसे mention होता. मान ले क्वेश्चन में मेंशन होता था the average score if it is not 75 is more than 75, तब हम लोग कैसे हाँ, सॉल्व then करते? it is one tailed, then it is one tailed probability. इसमें तुम 5% Yeah. सिग्निफिकेंस, तुम टेबल पे जाते, तुम वैल्यू फाइंड करते 0.05 एंड 9 पे, राइट? ठीक जो है. तुम्हारी कुछ हाँ. 1.8 आती. ठीक है. और फिर क्या करते? एक मिनट रुक जाओ, करते हैं हम कुछ उसमें. खुल जा भाई. यस, हाँ, हम टेबल पे जाते हैं, हम अपनी वैल्यू देखते हैं 0.01, हमें वैल्यू मिलती है 1.833. सिंस अब हमसे क्या बोला गया है कि वैल्यू सिर्फ आगे बढ़ सकती है, पीछे नहीं आ सकती है, विच इज प्लस. ठीक है, ये वैल्यू सिर्फ 1.833 पे है. हमने फाइंड की है वैल्यू 1.90, जो कि हमारे 1.3 से ज्यादा है, राइट? विच इज नॉट एग्जैक्ट द सेम. Yeah. एम आई राइट? तो हम यहाँ पे रिजेक्ट कर Yes. देते हैं, नहीं प्रोफेसर सही नहीं कह रहे हैं. या फिर तो यहाँ पे अगर हमारा अगर वन टेल्ड है और हमारा जो वैल्यू निकला है वो क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है तो रिजेक्ट करेंगे. हाँ हाँ, देखो वन टेल्ड है ना, तो वन टेल पे आती है एग्जैक्ट वैल्यू. ठीक है,
क्योंकि अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है तो तुम्हारे पास रेंज तो नहीं आ रही है, यहाँ पे आती है एग्जैक्ट वैल्यू। अगर एग्जैक्ट वैल्यू से मैच कर रहा है तो इट्स वी एक्सेप्टेड, अगर एग्जैक्ट वैल्यू से नहीं मैच कर रहा है तो वी रिजेक्टेड। ओके, अगर यहाँ पे 1.86 होता तो भी हम इसे एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि 1.86 को राउंड ऑफ करो तो 1.9 आता है, जो कि हमारा आंसर भी आया है 1.9। ठीक है, अच्छा, बट मान ले अगर ज्यादा आता, मतलब मान ले 193 आता, 1.93 आता। 1.93 आता तो भी हम उसे रिजेक्ट कर देते, क्योंकि फिर एग्जैक्ट वैल्यू पे ही बात करिए। दैट इज वेरी रेयर केस कि हमसे ऐसे पॉइंट पे वो पूछा जाए, हमसे डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेंगे कि एक काम करो T.0059 पे वैल्यू बताओ। बहुत रेयर केस है कि विदाउट रेंज प्रोवाइड करे वो हमसे ये क्वेश्चन पूछे, क्योंकि एक अच्छा अच्छा। एग्जैक्ट आंसर में तो ये कि नॉर्मल भी तुम बता सकते हो ना यार, लाइक इतनी वो करना ही क्यों है ऊपर नीचे जाने का। अंडरस्टूड? अच्छा, सो अगर मान लो हमारा 1.86 आता और फिर कैलकुलेटेड वैल्यू इज 1.93, बट दोनों का राउंड ऑफ इज 1.9, सो इन अ वे इट्स राइट, राइट? Yeah, in a way it is right, but like I am talking this over the basis of my primary degree. तो हमारी जो अच्छा प्रोफेसर है she says that कि जब तुम there's a number, like when there are numbers and we are playing with these minute things, तो कम से कम लास्ट के 3 डिजिट तक जाओ, मीन लाइक अच्छा at least take these 3 digits. ठीक है, so that is something subjective, that is what I will be doing in my primary degree. I don't know here in MCQs it will be assigned or not, but हाँ अगर राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 1.9 and 1.9 that will be same. एंड बाय द वे, वो टू साइडेड लेना है कि बस वन साइड लेना है? हाउ डू वी नो इट, और दे वुड मेंशन इट? हाँ वो दे विल नॉट मेंशन इट, यू हैव टू फाइंड आउट। जैसे अभी किसी ने पॉइंट आउट किया कि प्रोफेसर सेज कि एवरेज स्कोर इज 75 एंड द एवरेज स्कोर कैन नॉट बी लेसर देन दिस। लेसर देन दिस में वो लग गई कंडीशन कि 75 से ज्यादा हो सकता है, 75 से नीचे नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हमें पता है कि कहानी बढ़ रही है सिर्फ आगे, पीछे नहीं जा रही है, यानी कि सिर्फ आगे बढ़ रही है, देयर इज ओनली वन टेक। ओके, बट इफ देयर इज नो कंडीशन, जैसे कि क्वेश्चन में थी कि एवरेज स्कोर 75 हो सकता है, उन्होंने अब ये नहीं रिप्लाई किया कि उससे ऊपर या उससे कम नहीं हो सकता, तो हम ये मानते हैं कि वो उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो वी आर गोइंग एवरीवेयर, हम पीछे भी जा रहे हैं, हम आगे भी जा रहे हैं, दैट इज टू टेक। ओके, इज इट ओके। पॉसिबल कि हमें मतलब वो सिंगल पॉइंट वैल्यू का ही बोले इंस्टेड ऑफ गिविंग अ रेंज जैसे हमने यहाँ पे निकाली थी? नो, इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली, मीन लाइक जस्ट इसको ऐसा क्वेश्चन नहीं देख, रियल लाइफ सिचुएशन देखो। तो रियल लाइफ सिचुएशन में देखेंगे तो प्रोफेसर कांट से लाइक दिस, लाइक रियल सिचुएशन ऐसे नहीं हो सकती ना। नो वन कैन बी डैम श्योर फॉर द फैक्ट कि देखो एवरेज स्कोर 75 गया उसके ज्यादा ही होगा। वी कैन, अगर मैं रियल लाइफ में सिचुएशन में बात करूं, कुछ भी हो सकता है ना, 75 के ऊपर या नीचे भी जा सकता है। तो अगर क्वेश्चंस रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर ही बेस्ड हैं तो देयर आर लेसर चांसेस कि वो तुमसे एग्जैक्ट वैल्यू ही पूछे। एंड इफ आई रिमेम्बर तो लास्ट टर्म के एग्जाम्स में मोस्टली रेंजेस में ही बात हो रही है, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमें हैं सैंपल पेपर में जहाँ पे भी हम रेंजेस में ही बात कर रहे हैं, तो देयर इज अ लेस चांसेस कि वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछे। जयश्री, आई एम हैविंग द लास्ट डाउट कि अगर हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है अगर वो कम आए हमारी टेबल वाली क्रिटिकल वैल्यू से, तो भी हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, लाइक वी वांट ओनली एग्जैक्ट वैल्यू? हाँ, अगर यहाँ पे वैल्यू -3.1 भी होती तो हम उसे रिजेक्ट कर देते, अगर यहाँ पे वैल्यू 3.1 भी होती तो हम उसे रिजेक्ट कर देते। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है कि -3.1 क्या कह रहा है कि 75 से बहुत ज्यादा पीछे है वैल्यू। ठीक है, और यहाँ +31 क्या सिग्निफाई कर रहा है कि 75 से बहुत आगे है वैल्यू। ओके, वो No, like 5% is से, there one tail test? हाँ, इफ देयर इज अ वन टेल, ओके गो अहेड। अगर one tailed है and then we're having the calculated value is lesser than the critical value. तो कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेसर देन द क्रिटिकल वैल्यू, हाँ तो भी हम उसे रिजेक्ट ही करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली चाहिए। या एग्जैक्टली चाहिए, Jesh, राउंड ऑफ स्टेज में भी सेम चाहिए। यस श्योर, गो अहेड। Jeshi, just a suggestion. Can we move या forward with the next topics and you can take the questions regarding this topic during the break or after the session is done? Because we've been waiting for the next ones. ओके श्योर, ओके Yes, Thank we you are so feeling much. very slow. ओके ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी Alright, हैव, then we'll take all the questions at the end of this meeting. Last 10 minutes only for questions. ओके वी कैन डू दैट।
ठीक है. नाउ मॉड्यूल 4-5 इज मोस्टली theoretical, so we will moving with the theory. And module 6 as some like उसमें covariance and correlation है, so we will solving some questions in it. And guys, our little delay will be there before a module 6 क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था, तो I was not able to make the notes for it, so I will taking a 15 minutes and then we will be moving forward. 15 minutes का break ले लेंगे. Is that fine? Right. Yes, yes. All good, Yes, yes, Parul. sure. Yeah. Should we move forward? Module 4 में पहली बात होती है stratified sampling की. This is types of a sampling. इससे mostly theory questions आएगा. वो हमें एक situation दे सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि किस प्रकार की sampling है, बताओ. Okay, that will be the type of a thing we will be doing. Okay, तो stratified sampling में क्या होती है कि जो population होती है उसको हम different subgroups में बांट देते हैं and then we take the samples from each subgroup, और जो हमारी पूरी population को represent करती है fairly. Are we clear with the definition? Yes, we are. Okay, let's take an example कि हॉगवर्ट्स के 4 हाउसेज हैं, ग्रिफिंडोर, स्लिथरिन, रेवेनक्लॉ एंड हफलपफ. ठीक है. स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड ऑन ऑल ऑफ दीस 4 हाउसेज. हम इन चारों हाउसेज से कुछ बच्चों को लेते हैं और उनसे पूछते हैं तुम्हारा फेवरेट स्पेल क्या है. ठीक है. वी पिक अप फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच हाउस इंस्टेड ऑफ ऑल द ग्रिफिंडोर्स. ठीक है. हमने एक हाउस से सारे बच्चे नहीं लिए, हमने कुछ बच्चे लिए, यानी कि हमने ग्रिफिंडोर से हरमाइनी को ले लिया है, रेवेनक्लॉ से हमने लूना लवगुड रेवेनक्लॉ से लूना लवगुड को ले लिया है, हमने ड्रैको मेल्फॉय को ले लिया है एंड सेड्रिक डिग्री को ले लिया है. ठीक है. हमने ये 4 बच्चे ले लिए. अब ये हमारी सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हमने पहले एक पूरे पॉपुलेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 ग्रुप्स बनाए और उनमें से हमने कुछ फ्यू स्टूडेंट्स को लिया और उनसे पूछा कि उनकी फेवरेट स्पेल क्या है. तो दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. ठीक है. दिस एवरी हाउस ग्रिफिंडोर, रेवेनक्लॉ, हफलपफ इज कॉल्ड स्ट्रेटम. ओके, आर वी क्लियर विद द फैक्ट? Yes. ओके, Yes, it's clear. मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास आती है क्लस्टर सैम्पलिंग. क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है? वी सिलेक्ट द एंटायर ग्रुप रैंडमली एंड सर्वे एवरीवन इन देम. ओके, एग्जांपल समझते हैं. एंड गेम की जो एवेंजर्स एंड गेम में जो लास्ट बैटल होती है उसमें स्नैप होती है थैनोस की, जिससे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन गायब हो जाती है. हमें फाइंड करना है कि बाकी सुपर हीरोज जो बच जाते हैं उनके क्या इमोशंस थे. तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्लस्टर्स, बहुत सारे ग्रुप्स आए हुए थे, तो हम एक ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी. एंड हम दूसरा ग्रुप होता है वकांडा की आर्मी. हम 2 ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं. हम इस ग्रुप के सारे मेंबर्स से इनका इमोशंस पूछते हैं एंड वी यूज दैट इमोशंस एज आवर mean or the expected mean or a sample for the whole population who has played or who has fought in the battle of endgame. ठीक है. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिफरेंट क्लस्टर्स हमने बनाए, देयर वर सब ग्रुप्स, पर हमने एक पूरा सब ग्रुप रैंडमली चूज किया और उसके सारे मेंबर्स से उनका इमोशंस या फिर उनके डेटा को कलेक्ट किया और उससे हमने एक ऐसा सैंपल यूज किया. ठीक है. स्ट्रेटिफाइड में क्या हो रहा था, हम कुछ लोगों को चूज कर रहे थे हर ग्रुप से, बट in cluster we completely ask everyone in the cluster what their emotions were or what their data is. Are we clear? Yes. Okay, if guys you are not able to understand it from these examples like if you are not aware with the Marvel, you can ask me, I can give you an example on a normal basis, very basic wala. Okay, anyone want me to do that? No, it is clear only. Okay, perfect. अब एक आती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम. दिस इज अ थ्योरम और काइंड ऑफ एन assumption, not assumption but हाँ, थ्योरम इज, वी ऑल नो थ्योरम के on a based of some happening readings we come over the fact के ये देखो ऐसा हमेशा होता ही है, a kind of a rule. तो क्या होता है, when we take many samples and calculate their means, the distribution of these become normal, bell shaped. हमने कल पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक बेल शेप कर्व होता है जहां से एवरेज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द अदर नंबर्स, राइट. तो हमारी पॉपुलेशन अगर नॉर्मल नहीं है, इफ आवर पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मल, देन ऑल्सो जब हम बहुत सारे सैंपल्स लेते हैं और उनका मीन यानी कि एवरेज निकालते हैं, तो जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल बन जाता है. ओके, इसका एग्जांपल लेते हैं कि हमें फाइंड आउट करना था कि कौन सा मार्वल हीरो कितना ज्यादा सोता है, लाइक ऑन एवरेज हाउ मेनी आवर्स डज अ मार्वल हीरो स्लीप. अब हमें फाइंड आउट किया कि हल्क स्लीप्स अ लॉट, हल्क स्लीप्स अराउंड 12 आवर्स इन अ डे. ठीक है, बट आयरन मैन बेयरली स्लीप्स फॉर 4 आवर्स. अब इन दोनों की उस पे ऑब्जर्वेशंस पे स्लीपिंग आवर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस था. बट अगर हम ऐसे ही 3 सुपर हीरोज का सैंपल लेंगे एक ही टाइम पर, तो हमें मालूम चलेगा कि उनकी जो एवरेज स्लीप है वो इवेंचुअली एक
बेल शेप का कर्व बना रही है, यानी कि वो ना ही हल्क की स्लीपिंग यानी कि 12 आवर्स से ज्यादा दूर है, ना ही वो लाइक ज्यादा कम है, और ना ही आयरन मैन की स्लीप 4 आवर्स से ज्यादा बड़ी है. ओके, लाइक इफ दिट इज 12 and 4, तो हमारा एवरेज मीन कुछ 8 आए. ओके, इफ दिस इज आयरन मैन एंड दिस इज हल्क, तो हमारा जो एवरेज आएगा वो 8 होगा. ना वो आयरन मैन की स्लीप से बहुत ज्यादा है, ना ही वो हल्क की स्लीप से बहुत कम है. आर वी क्लियर विद दिस फैक्ट कि ये क्या होता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम? यस, क्लियर. ठीक है, इट जस्ट कि नॉर्मल हमारी पॉपुलेशन अगर नॉर्मल नहीं भी है तो भी अगर हम उनका एवरेज लेंगे तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का सैंपल साइज बनेगा वो नॉर्मल ही बनेगा. ओके, नाउ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल स्टैटिक लाइक द एवरेज फ्रॉम मैनी सैंपल. जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल स्टैक है वो बना है फ्रॉम मैनी सैंपल्स. एग्जाम्पल, हमने हॉगवर्ट्स के प्रोफेसर्स को बोला कि हमें 10 स्टूडेंट पिकअप करके दो, एंड हमने फिर मेजर किया कि वो कितनी देर तक फ्लाई कर सकते हैं ब्रूम पे. ओके, वी हैव गॉन टू मैनी प्रोफेसर्स, हम 4-5 प्रोफेसर्स के पास गए, हमने उनसे 10-10 स्टूडेंट की लिस्ट ली, एंड देन वी मेजर कि वो हाउ लॉन्ग दे कैन फ्लाई ऑन अ ब्रूम. ठीक है, और फिर हमने उनकी एवरेज फ्लाइंग टाइम को एक ईच फ्रॉम ईच सैंपल लिया. इज लाइक सपोज करो स्नेप ने 10 स्टूडेंट्स का नेम दिया, मैकगोनागल गिवन द नेम ऑफ द 10, फ्लिंच हैज गिवन द नेम फॉर द 10. ओके, अब इसका दिया 30 स्टूडेंट, इनका जो एवरेज साइज होगा, इसका कुछ एवरेज साइज होगा, इसका कुछ एवरेज साइज होगा. ठीक है, A1, A2, A3. So now this A1, A2 and A3 are our sample size. Are we clear with this fact? Yes, it's clear. ओके, तो यहाँ पे जो मीन होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, वही हमारी पॉपुलेशन का मीन बन जाता है. ओके, ये हमारी 3 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन था, इनका जो मीन होगा, एक बार जयश्री पर थोड़ा वापस समझा देना, ये लास्ट 1 मिनट का. ओके, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ही. हाँ. Yeah. So what is happening here? Just a minute. यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं हॉगवर्ट्स के जिनसे बोला गया 10-10 स्टूडेंट्स तो स्नेप ने 10 स्टूडेंट दिए नाम, मैकगोनागल ने 10 स्टूडेंट के नेम दिए, प्रोफेसर स्प्राउट ने 10 स्टूडेंट के नेम दिए. राइट, फॉर हमें फाइंड करना है कि कौन कितनी देर तक ब्रूम में फ्लाई कर सकता है. ठीक है, हमने इन 10 स्टूडेंट का एक एवरेज निकाला विच इज A1, हमने इन 10 स्टूडेंट का एक एवरेज निकाला विच इज A2, हमने इन तीनों इन स्टूडेंट 10 स्टूडेंट का एवरेज निकाला विच इज A3. राइट, अब ये A1, A2, A3 है, यही हमारी सैंपल साइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यानी कि हॉगवर्ट्स में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो these 3 इनका एवरेज विल बी रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ द एवरेज टाइम फॉर द स्टूडेंट कैन फ्लाई ऑन अ ब्रूम. ठीक है. ठीक है, दिस विल बी द थिंग. Yeah. तो जो मीन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यानी A1, A2 का जो मीन होगा वही पॉपुलेशन का भी मीन होगा, एवरेज होगा. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अच्छा, स्टैंडर्ड okay. एरर होता है इस क्वेश्चन में. ओके, एनीवन सेइंग समथिंग? नो. ओके, ठीक है, इस सिचुएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन ही स्टैंडर्ड एरर होता है, क्योंकि आप यहाँ पे सैंपल साइज से ही निकाल रहे हो द वैल्यूज, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम होता है. दैट्स व्हाई इसका फॉर्मूला दोनों का सेम हो जाता है. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n सैंपल साइज. Got it. Thank you. Moving forward, we are talking about point estimators. A singular number like a sample mean used to estimate a population value. Okay? हमें फाइंड आउट करना है कि जो बॉलीवुड एक्टर है वो कितनी बार लव कहते हैं इन देयर मूवी. तो हमने क्या किया, टू काउंट इट आउट, हमने SRK की लास्ट 3 मूवीज को लिया और उनका एवरेज निकाला, एंड दैट एवरेज इज आवर पॉइंट एस्टिमेटर. ठीक है, हम तो नॉर्मली एन एवरेज फाइंड कर रहा था, हमने कुछ भी सिंगुलर पिकअप किया एंड हमने उसका एवरेज निकाल के उसे एज अ पॉइंट एस्टिमेटर दिखा दिया. देखिए हमारा ग्राफ है, दिस इज द वे द पीपल आर यूजिंग द, ठीक है, नेम और यूजिंग द लव इन देयर मूवी. हमने एक रैंडमली एक्टर से एक रैंडम पॉइंट उठा लिया विच इज पॉइंट एस्टिमेटर, क्योंकि हमने एक रैंडमली पॉइंट उठा लिया. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेटर. ठीक है, ये अनबायस्ड होता है, लेकिन ऑन एवरेज इट इज इक्वल टू द पॉपुलेशन वैल्यू. जब इसका एवरेज करते हैं तो वो इक्वल हो जाता है पॉपुलेशन की वैल्यू से. और ये एफिशिएंट है क्योंकि
इसमें स्मॉलेस्ट स्प्रेड होता है, जितना ये स्प्रेड मैंने दिखाया इतना स्प्रेड रहता नहीं है, इट इज जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ स्प्रेड, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट स्प्रेड होता है, तो यहाँ से एक आध वैल्यू अगर मैं उठा भी लूँ, इफ आई टेक दिस वैल्यू, तो ये जो पूरा पॉपुलेशन है उसका एवरेज ही शो कर रहा है, ओके। Yes, आर वी क्लियर yes. गाइस? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर ये होता है कि टेल अस हाउ मच अ सैंपल मीन माइट डिफर फ्रॉम द ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू। ये हमें ये बताता है कि लाइक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, एवरीवन हैज एन आइडियल वर्जन फॉर देयर सेल्फ, ठीक है। हम हमेशा सोचते हैं कि यार टुडे आई एम स्टडीइंग फॉर 8 आवर्स, टुमारो आई विल बी स्टडीइंग फॉर 10 आवर्स। बट क्या होता है कि कल हमने सोचा कि हम 10 घंटे पढ़ रहे होंगे, बट हम लैग कर जाते हैं, हम 9 आवर्स ही पढ़ पाते हैं। तो दैट 1 आवर इज आवर स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। हमने सोचा था कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे, बट हमने 9 घंटे पढ़ाए। तो दैट डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल टोटल ट्रू पॉपुलेशन मीन एंड द सैंपल मीन, right? Example, कि Harry Potter, the chosen one, takes 5 different tests in potion class. We have to calculate the average score, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमें बताएगा कि हाउ ऑफ, यानी कि हाउ रॉन्ग वी वर विद द एवरेज स्कोर कुड बी व्हेन इट एक्चुअली स्कोर्स। यानी कि अगर हमने सोचा कि हैरी पॉटर इज गोइंग टू स्कोर अराउंड 75 एंड ही हैज स्कोर्ड अराउंड 70, तो ये जो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, दैट इज शोइंग अस द स्टैंडर्ड एरर, दैट इज अ न्यूमेरिक थिंग। इसलिए यहाँ पे ये माइनस करने से आ गया है 5, बट जब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वो होते हैं सैंपल साइज, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं स्टैंडर्ड एरर का, विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n, वेयर n इज अ पॉपुलेशन। गॉट इट? आर वी क्लियर Can you गाइस? once again explain that point estimator वाला thing? या तो पॉइंट एस्टिमेटर में क्या होता है कि लेट्स से अ सिंगुलर नंबर लाइक अ सैंपल मीन इज यूज्ड टू एस्टिमेट। हम एक नॉर्मली रैंडमली पॉइंट ले लेते हैं और हम उससे बोलते हैं कि दिस इज अ पॉपुलेशन वैल्यू, ठीक है। अब ऐसा हम करते हैं, तो जब हम ये करते हैं तो ये तब होता है जब बाकी की पॉपुलेशन वैल्यू आर नियर टू ईच अदर, ये बहुत दूर से है, बहुत स्प्रेड आउट, एक दूसरे के बहुत पास है, तो यहाँ से हम एक भी पॉइंट यहाँ से उठा के उसको एज अ पॉइंट एस्टिमेटर बता सकते हैं। दिस इज अनबायस्ड। ये अनबायस्ड क्यों है कि हमने कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा, हमने जस्ट रैंडमली किसी को भी उठा लिया, देयर इज नो बायसनेस देयर, तो दिस इज अनबायस्ड एंड एफिशिएंट। ओके, एफिशिएंट इसलिए क्योंकि वो स्मॉलेस्ट स्प्रेड है, वहां पे किसी भी उठा के कुछ नहीं करना है। यहाँ पे यू आर जस्ट रैंडमली सिलेक्टिंग वन नंबर एंड यू आर यूजिंग इट एज अ वैल्यू मीन, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने ये लिया था कि हमें फाइंड आउट करना है कि बॉलीवुड एक्टर कितनी बार लव कहता है इन अ मूवी, तो हमने रैंडमली एसआरके को सिलेक्ट किया और उसकी लास्ट मूवीज का एवरेज निकाला एंड वी आर यूजिंग इट एज अ पॉइंट एस्टिमेटर, ओके। Okay, yes. Any doubt in module 4? This is only we have on module 4. Module 4 is mostly based on theory. यहाँ पे आपको situations दी होंगी and you are asked to find out कि कौन से प्रकार की sampling है, and standard error का ये formula है which is this s is equal to standard deviation divided by under root n। इसके लिए एक क्वेश्चन भी आया हुआ है अनग्रेडेड क्विज में जो हम कल देख रहे थे, वो भी हम फिर से देखेंगे, and there is nothing more in this. If there will be a question we will see. एक बार Are we सैम्पलिंग clear? में जा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जा। Sampling कौन सा वाला? एक सेकंड हाँ जयश्री। बस सैम्पलिंग, हाँ बस या थैंक यू। जयश्री एक हो गया सेकंड। हो गया। हर्षद भाई, ये किसी का माइक अनम्यूट है तो बार बार आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, तो तू उसे म्यूट कर सकता है क्या? किसका है? मेरे पास एक्सेस तो है, क्या नाम है उसका? एच एस लिखा हुआ है उसके ऊपर। हाँ एचएस। अब हो गया। हाँ कर दिया। गाइस प्लीज देख के रख। जयश्री एक बार Okay, guys. पॉपुलेशन वैल्यू को थोड़ा एलाबोरेट करेगी? मॉड्यूल पे जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता दे। Population value. Population value is nothing like population is your sample. Population is random data you have. Like example, तुम्हें एक डेटा प्रोवाइड किया कि क्लास में बच्चों ने फिजिक्स में ये स्कोर किया है 10, 15, 25, 60, तो दिस इज योर पॉपुलेशन। दिस होल डेटा इज कॉल्ड पॉपुलेशन। नहीं, पॉपुलेशन Okay. वैल्यू का वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? पॉपुलेशन वैल्यू उसकी कोई लाइक किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? वो कोई स्पेसिफिक पैरामीटर में उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि ये इसमें बेटर है या ऐसा कुछ? नो नो, मतलब वैल्यू इन द पॉपुलेशन सेंस अपनी डेफिनेशन कुछ? इट्स जस्ट हाँ बता। पॉपुलेशन वैल्यू, पॉपुलेशन मीन।
अगर इस बेसिस पे बात कर ओके रहे हो ना, तो ये कि अनबायस्ड है, क्योंकि ऑन एवरेज के वो एक पॉइंट है द पॉपुलेशन मीन, हमने मान लिया कि दिस इज द एवरेज, दैट इज द पॉपुलेशन वैल्यू, पॉपुलेशन की एस्टिमेटेड वैल्यू ये है। ओके ओके या क्लियर। Yeah. Now module 5. Module 5 talks about hypothesis testing. It's like an investigation. हम पता लगा रहे हैं कि ये जो मेरा बिलीफ है about something, is it true or not? और इसके लिए हम डेटा यूज करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं कि टोनी स्टार को लगता है कि जो उसका न्यू आयरन मैन का सूट है वो उसे जल्दी उड़ने में मदद करता है, लाइक इट हेल्प्स हिम टू फ्लाई आउट फास्टर और हायर, ठीक है। अब उसे टेस्ट करना है कि उसका ये जो बिलीफ है वो सही है कि नहीं। तब इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ही हैव टू रिकॉर्ड द फ्लाइंग स्पीड ऑफ हिज न्यू एंड ओल्ड सूट, राइट। एक प्रकार लाइक सिंपल वर्ड्स में हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज जस्ट एन इन्वेस्टिगेशन। हम फाइंड कर रहे हैं कि जो मेरा बिलीफ है वो सही या नहीं ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा। टेस्ट स्टैटिक का सिंपल वो होता है फॉर्मूला विच इज सैंपल मीन, जो तुम्हारा एवरेज है, माइनस हाइपोथेसाइज्ड मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। थोड़ा थोड़ा ची स्क्वायर का याद हो, एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड होता था कि हम क्या ऑब्जर्वेशन है हमारी, हमने क्या एक्सपेक्ट किया था एंड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, इट वाज लाइक दिस, यस यस है ना। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में थोड़ी यही बात करती है कि सैंपल का एक्चुअल मीन क्या है, हमने क्या उसको विजुलाइज किया था, हमने क्या सोचा था कि उसका मीन क्या होगा, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड एरर से। जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर तीन चार चीज आती है। पहली चीज आती है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस एक डिफॉल्ट बिलीव होता है कि नथिंग हैज चेंज्ड। अभी हमने वो प्रोफेसर वाला क्वेश्चन किया था। नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो कहा गया है वो सही है, कुछ नहीं बदला है। व्हाट आई एम सेइंग इट इज राइट। इट्स लाइक अमिताभ बच्चन फ्रॉम मोहब्बतें कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, वैसे ही करने दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दंगल में क्या होता है, पीपल हैव अ मेंटेलिटी कि लड़कियां नहीं जीत सकती, लड़कियां कैन नॉट रेसल, लाइक दे कैन नॉट विन इन रेसलिंग, वो नहीं जीत सकती, वो कर ही नहीं सकती, दैट इज नॉट समथिंग गर्ल्स कैन डू। तो नल हाइपोथेसिस कहता है कि ट्रेनिंग कर लो, आप कुछ भी कर लो, आपके अगर फादर भी रेसलर है, नो मैटर व्हाट, आप नहीं जीत सकते। दिस इज व्हाट हाइपोथेसिस सेज, नल हाइपोथेसिस सेज कि नथिंग कैन चेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर यू डू। बट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती है, उसके बाद एक एक्साइटिंग सा आइडिया होता है कि नहीं यार, समथिंग हैज चेंज, कुछ तो बदला है। इट्स लाइक मोहब्बतें का शाहरुख खान जो कहता है कि नहीं, गुरुकुल की हवाएं बदल चुकी हैं, देयर इज समथिंग हैपनिंग इन गुरुकुल एंड द रूल्स कैन बी ब्रेकन एंड दे कैन ब्रोकन एंड दे कैन बी मेड इन अनदर वे। ओके, एग्जांपल से समझते हैं। तो ट्रेनिंग डिड हेल्प इन द गर्ल्स वे, ठीक है। अगर गीता इन द मूवी दंगल, अगर गीता वाज विनिंग द मैचेस आफ्टर द ट्रेनिंग, तो हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं एचओ को। एचओ इज आर null hypothesis and alternative hypothesis as H1। हम यहाँ पे सिचुएशन में जब अगर गीता इज विनिंग दी वेस्टिंग आफ्टर ट्रेनिंग, तो हम यहाँ पे एचओ को रिजेक्ट कर देते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को विच इज H1। आर वी क्लियर टिल नाउ कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है? Yes. Yeah, Yes, clear. it's clear. ओके, Just अब full बात screen your sheet. सॉरी, Just full screen your sheet. ओके, इज इट नाउ ओके? There's a button on top to full screen. नहीं, वो that will be difficult for me, let it be Okay, in no this way, issue. yeah। Right. सो सिग्निफिकेंस लेवल पे बात करते हैं। सिग्निफिकेंस इज द रूल वी टेस्ट बिफोर टेस्टिंग। अभी हमने इसकी बात की कि हाउ मच चांस वी अलाउड टू बी अ रॉन्ग व्हेन रिजेक्टिंग एचओ, यानी कि किसी को रिजेक्ट करने के पहले हम कितनी चांसेस उसको अलाउ करते हैं टू बी रॉन्ग। वी हैव टेकन एग्जांपल कि ब्रेकअप के पहले कितनी गलतियां माफ करनी है। तो दैट इज समथिंग वी से इज द सिग्निफिकेंस लेवल। नॉर्मली यूजुअली इट इज 0.05 विच इज 5%, कि 5% गलतियां तो माफ कर दूंगी बिफोर गेटिंग अ ब्रेकअप, इससे ज्यादा गलतियां करेंगे तो दैट्स अ ब्रेकअप। ओके, तो दैट्स व्हाट वी कॉल अ सिग्निफिकेंस लेवल है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस लेवल के बाद बात होती है एरर्स की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। फर्स्ट एरर इज टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर इज रिजेक्टिंग एचओ व्हेन इट्स एक्चुअली ट्रू, मतलब जो नल हाइपोथेसिस कह रही है वो सही है, बट हमने तो भी उसको रिजेक्ट कर दिया। एग्जाम्पल के लिए वी कैन से, जस्ट अ मिनट गाइस, ठीक है।
इट्स काइंड ऑफ फॉल्स अलार्म कि चीज गलत नहीं है बट हम उसको गलत बता रहे हैं. ओके, so this is like a false alarm. एग्जाम्पल के रूप में बात करेंगे तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने फ्यूचर देखा कि वेयर थैनोस इज डिफीटेड, बट ड्यूरिंग सीइंग दैट फ्यूचर देयर वाज अ मिस्टेक इन दैट टाइमलाइन. बट डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं पता कि देयर हैज बीन अ मिस्टेक इन अ टाइमलाइन, तो वो तो सोच रहा है कि हाँ देयर इज अ चांस कि हम थैनोस से जीत सकते हैं, थैनोस कैन बी डिफीटेड. तो अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज अ चेंज हैपेंड, क्योंकि हमारी हाइपोथेसिस ये कह रही थी कि तुम कुछ भी कर लो तुम थैनोस से नहीं जीत पाओगे. ठीक है, H1 ये कह रही थी. बट वो आगे जाता है फ्यूचर में देखता है और उसको दिखता है कि थैनोस तो हार गया है, बट दैट इज अ मिस्टेक ऑफ टाइमलाइन. So he comes and say कि there has been a change, Thanos can be defeated, but in reality he cannot be. So this is a type 1 error which is an false alarm. Are we clear with this कि type 1 error क्या होती है? किसी और एग्जांपल के साथ एक बार दोबारा समझा दो प्लीज. Sure. तो क्या हो रहा है कि नॉर्मल सी वो बात है कि बच्चे ने स्कोर किया है. देयर आर टू स्टूडेंट्स ए एंड बी. ए हैज पास्ड इन एग्जाम. ठीक है, बी इज द क्लास मॉनिटर. ठीक है, हमारा प्रोफेसर है पी जिसको लगता है कि ए हैज एक मिनट रुको, व्हाट्स द क्वेश्चन इज देखते हैं व्हेदर इट्स एक्चुअली ट्रू. हाँ, ए को लगता है कि ए हैज पास्ड, बट बी को ना कुछ पर्सनल ग्रजेस हैं ए से. ठीक है, तो ड्यू टू विच बी जाके बोल देता है प्रोफेसर को कि नो नो दे हैज फेल्ड. क्या मैं गलत एग्जांपल ले रही हूँ? आई थिंक सो मैं गलत एग्जांपल ले रही हूँ. वेट अ मिनट गाइस. नहीं, you can just say कि based on previous data कि बी को लगा वो फेल हो गया जबकि वो इस बार पास हो गया. हाँ, ग्रजेस तो वजेस नहीं. इस पास हाँ, या तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नो 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 वी आर रिजेक्टिंग दी हाँ वी आर रिजेक्टिंग. तो दिस इज आर H0. या वी आर राइट. तो ये दिस आर H0 पास हुआ है, बट बी ने जाके बोल दिया कि वो फेल हो गया है. तो एक्चुअली में वो पास हुआ है, बट तो भी हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं हाइपोथेसिस को. आर वी क्लियर विद दिस? लाइक व्हाट Yes, clear. ओके या. नाउ टाइप 2 एरर. टाइप 2 एरर में क्या होता है कि वी आर नॉट रिजेक्टिंग HO व्हेन इट्स अ फॉल्स. ठीक है, इट इज लाइक ऑफ ब्लाइंड टू ट्रूथ कि कुछ भी हो रहा हो, नहीं 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 भाई HO सही है. लाइक सम अदर प्रोफेसर्स ऑफ गुरुकुल, उन्हें पता है कि अमिताभ बच्चन सही नहीं कर रहा है मुंह में, बट दे आर लाइक नहीं जो भी चल रहा है चलने दो, आई बिलीव इन अमिताभ बच्चन, ही इज डूइंग राइट. तो वी आर नॉट रिजेक्टिंग HO इवन व्हेन वी नो कि इट्स फॉल्स, इट इज रॉन्ग. सपोज करो कि रॉन को लगता है कि हरमाइनी का जो पोर्शन है वो काम नहीं कर रहा है. ओके, बट एक्चुअल में वो बहुत जल्दी लाइक वो बहुत सही काम कर जाता है. स्टिल रॉन इग्नोर्स द रिजल्ट एंड वो अभी भी उस फैक्ट पे है कि नहीं हरमाइनी का पोर्शन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है. तो दिस इज काइंड ऑफ अ टाइप 2 एरर. आर वी क्लियर? यस, इट वाज इजी. मतलब Yes. कोई चीज सही है लेकिन हम उसे फिर भी मान रहे हैं कि नहीं वो सही नहीं है, वो गलत है. दैट इज टाइप 1. टाइप 1. अच्छा, ठीक है. टाइप 2 में जो सही है उसको गलत मानना होता है. कॉन्फर्मेशन ठीक. बायस था कि तुमने एक अज्यूम कर लिया तो वही तुम मान के चलो इवन दो काम हाँ, कर रहा है. कि वही काम कर रहे हैं. लाइक ओ, वो गलत है तो भी तुम मान रहे हो कि नहीं नहीं भाई वो सही ही है. ठीक है, एंड ठीक है, ऊपर क्या है ठीक कि है. वो सही है बट तुम लगे हुए कि नहीं माना. इट्स लाइक नॉर्मल याद करो. टाइप 1 एरर इज तुम्हें किसी से गलत है या रिजेक्टिंग व्हेन इज एक्चुअली तुम्हें यहाँ पे किसी से ग्रजेस है, तो वो सही भी कह रहा होगा ना तो तुम बोलो कि नहीं इंसान गलत कह रहा है. ओके, दैट इज टाइप 1 एरर. टाइप 2 एरर इज द प्लेस जहाँ पे तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हो. ठीक है, कि वो डिलूलू में है, वो कुछ भी बोल रहा है, वो कुछ भी इमेजिन कर रहा है, एंड यू आर लाइक नहीं भाई तू सही सोच रहा है, दैट्स कंप्लीटली राइट एंड यू शुड गो ऑन विद इट. ठीक है, दैट इज टाइप 2 एरर. ओके, ठीक है. आई हैव अ क्वेश्चन कि इसके क्वेश्चंस कैसे टाइप के आएंगे? थ्योरेटिकली है ना? हाँ दिस इज थियोरेटिकल थिंग. इसके क्वेश्चंस ऐसे आएंगे. दिस इज नॉट गोइंग टू बी कमिंग लाइक दिस
इसके क्वेश्चन टी डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे, तो जो आंसर होता है ना, यू आर आस्क्ड इन आंसर दैट व्हाट टाइप ऑफ एरर इट इज, you have to say what type of error it is, या फिर you will be asked that do we accept the null hypothesis or do we reject the null hypothesis, do we accept the alternative hypothesis or do we reject the alternative hypothesis. ठीक है, तो what will happen, तुम टी डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन करोगे जैसे हमने अभी किया, कहाँ गया, मॉड्यूल 3 में किया, राइट. ठीक है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया तो हमें वहां चला कि प्रोफेसर सिंह राइट, क्योंकि वो एक उसके अंदर आ रहा है, जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू की रेंज है उसी रेंज के अंदर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है, तो हमें मान चला कि प्रोफेसर इज राइट, प्रोफेसर इज राइट, तो वी गेट इट कि जो नल हाइपोथेसिस है. 18 Guys, में 2 दिन लिखना, उसमें इतने सारे टाइमिंग और इधर से बिजनेस स्टार्ट से लगे हाइपन लगा हुआ है, तो तेरा पेपर कब है? 17, 18, 18, 19 कौन सा? Whether he can you turn off your mic? 17 को एक ही पेपर है ना बस, बाकी सब में नहीं है. जो सब में फेल या जो वापस गए जिसने उस वक्त नहीं दी थी एग्जाम, उनके लिए एडमिट. ओके सी, तो तो ये प्रोफेसर टाइप 1 एरर हो गया प्रोफेसर वाला. नहीं, you accept the null this hypothesis is हो not गया ना type of इसमें. a error, we are just talking about accept and rejecting thing. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेसर राइट है, तो वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस या फिर वी एक्सेप्टेड द नल हाइपोथेसिस. ठीक है, तो दिस ठीक इज है. लाइक यू दैट विल हेल्प यू इन द ट्रिकी क्वेश्चंस, जहाँ पे वो तुमसे एकदम स्टैटिक्स की लैंग्वेज में पूछना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है. ओके, तो मॉड्यूल 5 इज Got it. टॉकिंग अबाउट इट, इट्स लाइक एन एडिशन टू व्हाट यू आर डूइंग न्यूमेरिकली, उसको तुम एक क्वालिटेटिव डेटा में कैसे लिख सकते हो. ओके ठीक है, गाइस, so it's just the terminology. yeah, that is only just the terminology we are talking about in this module 5. अब हमें बात करनी है Got it. मॉड्यूल 6 की. So what I was thinking in module 6, देखो मैं अभी नोट्स लिखूंगी फिर हम उसके थ्रू जाएंगे, तो दैट विल टेक अ टाइम. मैं अगर उसके साथ ही साथ अगर नोट्स में बताती जाऊं तो इफ दैट वर्क्स. Guys asking from you all. Whatever Whatever you is think more is the efficient. best. Whatever is क्योंकि more मुझे efficient and अब less time consuming. Can you please repeat because the I will question? be taking a 15 minutes I will be taking, and then I will be writing the notes, and then I will coming back explaining them, and then we will doing the questions. And for the question also I will need a little bit of time क्योंकि मुझे questions find out करने पड़ेंगे. So I am thinking कि अगर हम साथ ही साथ मॉड्यूल 6 का ही समझाते जाऊं मैं, and after that I can share the PDF in a well mannered, जहाँ पे तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा. That works? काफी वैसे ज्यादा कर समझा लो. तुमने. हाँ. Yes, it works. तो मॉड्यूल 6 में सबसे पहले हम बात करते हैं कोविरेंस की. ठीक है, कोविरेंस सिंपल में ये बताता है कि इफ देयर आर टू थिंग्स ए एंड बी, ठीक है, इफ ए के इंक्रीज होने से बी इंक्रीज होता है, टेक इट लाइक इकोनॉमिक्स पर ही है ना सबने. ठीक है, इकोनॉमिक्स में एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, एंड एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स. स्पेलिंग को जाने देना गाइस. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जब ए की डिमांड बढ़ती है ना तब बी की भी डिमांड बढ़ती है, तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट. तो जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ती है तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोवेरिएंस. आर वी क्लियर? Yes. Yes, ठीक है, it's ऐसे clear. समझ में आ रहा है? आफ्टर दिस आई विल बी शेयरिंग अ गुड नोट विद यू. अभी समझाने के लिए समझ में आ रहा है? Yes, it's clear. ओके ठीक. अब अगर ए की वैल्यू बढ़ रही है तो बी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. एग्जाम्पल, जब ए की डिमांड प्राइस इंक्रीज होता है, नो नॉट प्राइस इंक्रीज होता है. ठीक है, अनदर थिंग वी कैन सी, हाँ, लाइक इफ पीपल की इनकम बढ़ रही है, इनकम इज इंक्रीजिंग, देन उनकी जो इंफीरियर गुड्स की परचेज होती है वो डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, बिकॉज देयर लेवल ऑफ इनकम इज इंक्रीजिंग, तो वो कम इंफीरियर गुड्स खरीदते हैं, वो प्रीमियम गुड्स खरीदने जाने लगते हैं. तो जब किसी एक चीज के बनने से दूसरी चीज घटती है, दैट इज नेगेटिव कोवेरिएंस. ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है COV,
xy are the both things which we are talking about. Summation of xi minus x bar, yi minus y bar divided by n minus 1. Okay, this is the formula. Are we clear till now? Yes, we are. Yes. We will be doing questions after a 15-minute break. तो हम उसमें ये वाला भी लेंगे कि कैसे इसको यूज करना है. ओके, इसके बाद बात आती है कोरिलेशन. तो व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन कुछ नहीं है. कोरिलेशन इज द स्टैंडर्डाइज्ड कोवेरिएंस. एक चीज को हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, कोवेरिएंस को अगर हम स्टैंडर्डाइज्ड कर दें तो दैट इज कोवेरिएंस, सॉरी कोरिलेशन. ये हमें बताता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग द रिलेशनशिप इज. ठीक है, किसी चीज के बढ़ने से कोई चीज कम हो रही है, दैट इज नेगेटिव. किसी चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है, दैट इज पॉजिटिव. अंडरस्टैंडेबल. बट वी रिमेम्बर दैट इलास्टिसिटी के प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना इफेक्ट आ रहा है, राइट? तो दैट इलास्टिसिटी इज कोरिलेशन. ओके, नोइंग कि किसी चीज के चेंज होने से दूसरी चीज कितनी अफेक्ट होती है और कितनी चेंज होती है, दैट इज कोरिलेशन. ये नॉर्मली जनरली लाई करती है. एक मिनट. हाँ, ये जनरली नॉर्मली रेंज करती है -1 से लेके +1 के बीच. ओके, इफ -1 इज देयर दैट इज मीन वहां पे कंप्लीटली नेगेटिव रिएक्शन है, यानी कि जितनी परसेंटेज से ए बढ़ेगा बी उतने ही परसेंटेज से कम होगा. प्लस दिखाती है पॉजिटिव कि जितनी परसेंटेज से ए इंक्रीज होगा बी भी उतनी ही परसेंटेज से इंक्रीज होगा. आर वी क्लियर विद दिस? Yes, it's good. ओके, तो कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. ओके, अब एक प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, लाइक नॉट प्रॉब्लम, एक कंफ्यूजन होती है कि लोग सोचते हैं कि कोरिलेशन इज सेम एज causation. नहीं, correlation is just two things are related to each other. Two things are related to each other. They are not the one is not the cause for another. One is not the cause for another. वो एक दूसरे को अफेक्ट कर रही है बट वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. लेट टेक एन एग्जांपल कि जब जब हैरी मैजिक करता है, ठीक है, एट दैट टाइम रॉन इज ईटिंग फूड. ठीक है, अगर हैरी का मैजिक इंक्रीज हो रहा है तो रॉन की ईटिंग हैबिट भी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यहाँ पे कोरिलेशन है. ठीक है, बट दिस डजंट मीन कि हैरी का जो स्पेल है, व्हाटएवर स्पेल ही इज यूजिंग, इज मेकिंग रॉन हंग्री. आर वी क्लियर विद दिस कि कोरिलेशन कॉजेशन नहीं होता है? Yes, it's clear. It's like both are Yes. happening simultaneously. हाँ, बोथ आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली. ये एक दूसरे से साथ हो रहे हैं, दे आर हैपनिंग टुगेदर, दे आर हैविंग एन इफेक्ट. बट ये मतलब नहीं है कि दोनों का फर्स्ट वन इज द कॉज फॉर अनदर. एग्जांपल, इंक के प्राइस अगर इंक्रीज होंगे तो पेन की डिमांड डिक्रीज होगी. आई गेट दैट फैक्ट. बट ऐसा नहीं है कि इंक के प्राइस इंक्रीज होंगे इसी वजह बस से पेन की डिमांड डिक्रीज होगी. कुछ और रीजन भी हो सकते हैं. अगर जेल पेन की सप्लाई इंक्रीज होगी तो पेन के नॉर्मल इंक पेन के प्राइस भी डिक्रीज हो सकते हैं इन दिस कंडीशन. ठीक है, दैट इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ इंक. गॉट इट? Clear. Moving forward, we are having SLR, which is simple linear regression. It's a line straight. ठीक है, that best fits the data point showing the relationship between the x and y. ठीक है, this is what SLR is. यहाँ पे हमारा x क्या है? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y है.
ठीक है, तो दिस SLR is just a straight line which is showing the relationship between the independent variable x and a dependent variable y. इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, हमारी लीनियर इक्वेशन. ठीक है, यहाँ पे हमारा y जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, a हमारा y इंटरसेप्ट है. ठीक है, b हमारा स्लोप है. ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये इंटरसेप्ट वगैरह क्या है, जो ये दिस प्लेस, दिस इज a, जहाँ पे दिस इज y एक्सिस ना, हाँ दिस इज y एक्सिस. ठीक है, जहाँ पे y एक्सिस से मीट करती है हमारी इक्वेशन, दैट इज a, दिस इज आवर इंटरसेप्ट, और दिस कर्व, द थिंग विच डिसाइड के स्लोप कितना स्टीप होगा या कितना ऊपर होगा, दिस इज the tangent which is deciding this. Tan theta is our b, which is our slope. Got it? Slope is just के x के चेंज होने से y कितना चेंज होता है. इलास्टिसिटी से कनेक्ट कर सकते हो तो that will be better. Got it? Yes. Yeah. तो like थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो I can't know. ठीक है, now another thing is OLS. ठीक है, what is OLS? OLS is ordinary least squares estimates. क्या है ये, क्या पता. So it is a method to draw best straight line in regression by minimizing the distance between the actual point and the line. क्या पता क्या बोला मैंने. Let's try to understand it. ठीक है, एग्जाम्पल लेते कि Hermione is trying to find out कि हैरी कितने घंटे पढ़ेगा, हैरी studying hours and its connection to his exam score. ठीक है, तो OLS से she will find the best line. To predict the relation between is a study hour, the relation study hours and score. ठीक है, लाइक सिंपल शब्दों में OLS हेल्प यू टू फाइंड आउट दी बेस्ट लाइन, जो आपको वो रिलेशनशिप के बीच का बेस्ट सॉल्यूशन दे सकती है. एनीवन विथ मैथ्स इन 12th क्लास नोस, आई एम नॉट लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ी है, LPP. Yes, yes, या yes. पढ़ी थी. या तो उसमें हम फाइंड आउट करते हैं ना, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग द थिंग बट इट इज सिमिलर टू इट, कि लीनियर प्रोग्रामिंग में वी स्टडी अबाउट इट. 15 मिनट के ब्रेक के बाद आई कैन एक्सप्लेन दैट बेटर इन अ वे. इन दिस हम उसमें फाइंड आउट करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं हम, जहाँ पे हम उसकी x की वैल्यूज रखते हैं, y की वैल्यू रखते हैं, और फिर हम उसमें फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम मिनिमम से Constraints बनाते हैं. कॉन्स्टेंट्स रख के हम उसमें फाइंड आउट करते हैं विच नाइसली रिप्रेजेंट द डेटा एंड विच इज दी z, जो हमारा z स्कोर है या z वैल्यू से कौन सी इक्वेशन बहुत अच्छे से डिपिक्ट कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है. रिमेम्बरिंग इट, LLP. Yes. I don't think हमें z स्क्वायर का कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से 12th में करवाया गया था. हाँ, आई विल कमिंग बैक विद इट कि लाइक मैं इसको नॉर्मली मैं LPP को समझा दूंगी कि LPP क्या होता है. OLS इज दैट ओनली कि आपको एक कांस्टेंट दिया हुआ है XY का और आपको एक Z वैल्यू दी हुई है. ठीक है, फॉर दैट यू हैव टू फाइंड आउट, और आप उसको इक्वेशंस में रखते हो और आप फाइंड आउट करते हो कि कौन सी उस रेंज पे आ रही है, दैट इज योर बेस्ट लाइन. ओके, OLS इज दैट ओनली. ठीक है, आई विल बी कमिंग बैक आफ्टर 15 मिनट ब्रेक, देन आई विल बी टेकिंग इट वेरी नाइसली कि LPP क्या है, क्योंकि आई एम लाइक नॉट श्योर, अभी कुछ बता दूं फिर बाद में आगे उसको क्लियर करूं, कंफ्यूजन होगी. दैट्स व्हाई LPP ही इज OLS. ठीक है, नाउ Just कोफिशिएंट how? ऑफ, या No, my bad. Please continue. Wait, I have a doubt as well. The SLR we talked about earlier,
what was the point of that? Like, I didn't understand what like was being tried to be conveyed there. What in a SLR? Like in SLR, like we wrote the equation of a line, and that's it. Yeah, हाँ that's it. Because हम जैसे ऊपर बात कर रहे हैं, we are talking about correlation. Correlation क्या है कि x की वजह से y कितना वो हो रहा है, what x के चेंज होने से y कितना चेंज हो रहा है. ओके, तो वो हम Okay. नॉर्मली मैथमेटिकल वे में हम एक लाइन की इक्वेशन से ही पता लगाते हैं. y is our dependent variable, x is our independent variable, b is the slope, v is the estimate which help us to find out कि x के कितने परसेंटेज चेंज होने से y चेंज होता है, and a is the y intercept. Okay, that equation of the line Okay. help us to find a correlation between them. Okay, fine. Yeah. Okay. Moving forward, we have a coefficient of determination. Yeah, coefficient. Jayashree, Yeah. for a simple linear regression, हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा और हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? In SLR, you might be given with उसके क्वेश्चंस मैंने अभी देखे नहीं है. एक्चुअली ये हम कल करने वाले हैं उसके साथ, मॉड्यूल 7 और 8 के साथ. तो नॉर्मली यू विल बी गिवन विद द फैक्ट कि y की वैल्यू फाइंड आउट करो इफ x इज चेंजिंग, b की वैल्यू तुम्हें दी रही होगी, एंड यू विल गिवन विद अ सेट ऑफ अ डेटा वेयर यू विल गिवन द वैल्यू ऑफ एक्सेस एंड a की वैल्यू दी होगी. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द y. The normal thing is that कि x इतना चेंज हो रहा है ना, क्वालिटेटिव वेट विल बी गिवन टू यू कि x इतना चेंज हो रहा है और b एंड a की वैल्यू भी वहां पे लिखी होगी. यू हैव टू फाइंड आउट कि a एंड b एंड x की वैल्यूज क्या है, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट कि y का क्या चेंज है. हेलो एक जयश्री एग्जाम, questions. हाँ, we will be solving the question, so we will getting it. जयश्री नहीं बुक क्या? अच्छा ठीक है सॉरी. आई वाज सेइंग अगर सब लोग कहें, अगर सब लोग हाँ करें तो मैं एक कह रहा हूँ कि पहले एक बार नोट्स बना लो ताकि फिर तुम्हें भी आसानी रहेगी, तुम्हारे पास स्क्रिप्ट रहेगी कि तुम्हें मतलब किस तरीके से एक्सप्लेन करना है. अभी तुम्हें भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बार बार वो चेंज करना पड़ रहा है तुमको भी Yeah, अपने I get it, एग्जाम्पल्स but को, we are इसलिए. on the last topic. Notes में ये last ही हाँ, अगर topic है, coefficient. लास्ट टॉपिक है तो फिर ठीक है, लास्ट टॉपिक है तो फिर ठीक है. This is R square is the last topic. इसका कुछ नहीं है. This is only on a formula way. हाँ, उसको भी ठीक है? कर देने, वो प्रिपेयर उसके हिसाब से कर रखा है, तो उसको चेंज करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा. या और टाइम भी कंज्यूम होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा वो कर लेते हैं. कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में आर स्क्वायर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. तो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज कि तुम एक्स की चेंजेस से, लाइक हाउ मच, सॉरी, वाई के चेंजेस किस लेवल तक समझा सकते हो एक्स से. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, वो क्रिकेट खेलता है. ए इज अ स्टूडेंट हु प्लेज क्रिकेट. ठीक है, तो उसके ना एग्जाम में स्कोर कम आता है. जाहिर सी बात है, पर्सन इज प्लेइंग क्रिकेट वेरी वेल, वो स्टडीज में उतना ध्यान नहीं देगा बिकॉज ही हैज अ स्कोप इन अ क्रिकेट. तो यू विल थिंकिंग कि मैं क्रिकेट में ही काम करता हूँ. अंडरस्टैंडेबल. बट टिल विच लेवल, तुम किस लेवल तक उसके एग्जाम स्कोर का डिक्रीज समझा सकते हो कि वो क्रिकेट खेलता है. इफ अ पर्सन इज स्कोरिंग 75, अंडरस्टैंडेबल. 65, अंडरस्टैंडेबल. 55, अंडरस्टैंडेबल. पास ही नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है. यू कांट एक्सप्लेन दैट कि ठीक है भाई, क्रिकेट खेले हो बट डिग्री इज ऑल्सो नेसेसरी. तो किस हद तक तुम एक्स से समझा सकते हो कि वाई की ये चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू एक्स. अंडरस्टैंडेबल. Guys, Yes. okay. If you want, I can give another example. I know it's getting a little bored, but sorry, I have to go to hospital, so it's like that. कोई नहीं, एक और एग्जांपल दे दे एक बार. ठीक है. Taking another example, कबीर सिंह. ठीक है, कबीर सिंह was very famous when it was released. क्या रीजन था उसके फेमस होने का? I think so that image of alpha man. ठीक है, तो what I think कि स्टोरी लाइन वॉज नॉट दैट गुड. ठीक है,
was not that good. So image of alpha man which people idolized that time was the reason behind his famous. यानी कि 90% of the movie publicity was due to that alpha man image. Movie success was due to alpha male image. अब समझ में आया हाँ अब कि जो यहाँ पे अल्फा मेल इमेज है, दिस इज योर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मूवी सक्सेस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल. एक्स के कितने परसेंट? 90% ऑफ द वाई चेंज कैन बी एक्सप्लेन बाय द एक्स. अंडरस्टैंडेबल? यस. ओके. अब दिस इज द क्वालिटेटिव एग्जांपल वी हैव लर्न. एक्चुअल में कैसे निकालते हैं? तो देयर इज अ फॉर्मूला. आर स्क्वायर इज द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. इसको फाइंड करने के लिए वी यूज्ड अ फॉर्मूला 1 माइनस SSRES. एक मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, आई गेट अ कॉल. Okay, so sorry guys, got a call from senior of mine. Yeah. Are you able to No see my issue. screen? Yes, it's visible. Yes. Okay. So this is the very last formula written is like RES or what is it? Just a minute. हाँ, here it is. R square is equal to, okay, there is no 1. SSR divided by SST, and we find out SSR by summation of yi minus y bar square, and SST by SSR plus SST, sorry, SSE. And SSE is find it out by, here is SSE. Here it is. yi minus y square. Okay, does they have the same formula? I don't think so. Guys, can you check this is the same formula sheet which I have? No, SSR is y hat minus y1, right? Yeah, y hat minus y1. Okay, there is yi minus y, okay.
So what's the difference between both of them? Like this one and this one. See, for the formula, we will see it. What is firstly what we are talking about? What is this SSR, SST, and SSE? So SSR is residual. It is sum of squares residual. Okay. And SSE is the sum of squares of standard error. And SST is the sum of total variation. ठीक है, टोटल वेरिएशन इज लाइक कि y के ऑब्जर्व डेटा में कितना वेरिएशन आया है, जो हमारे पास ऑब्जर्व डेटा है y का, व्हाट इज द टोटल वेरिएशन इन इट. दिस इज स्टैंडर्ड एरर जो हमने पढ़ा, तो स्टैंडर्ड एरर का जो भी सम है उसका स्क्वायर. ठीक है. एंड रेसिडुअल इज की जो अनएक्सप्लेन वेरिएशन है, some like standard deviation which can be explained is taken under SST. Okay, and there is a some variation which cannot be explained, which is very far from the actual value of y. अगर y की average mean आया है 10 and एक value है which is 100, which is very far, so this is unexplainable. कितनी दूर क्यों है एक value. ठीक है, तो this is unexplainable जो होती है, which is left, which is cannot be explained, is residual. तो इनका जो sum of squares होता है, that is sum of squares of residual. Okay, ये फॉर्मूले में जब यूज करेंगे that will be easier. क्वेश्चन के साथ समझाना is very easy, तो we will doing the questions, तो वहां पे ये समझ में आएगा. this is the main formula, and उसके बाद ये formulas होते हैं, and they are given very nicely in the formula sheet, if you can go through it. और कल मल्टीपल रिग्रेशन करेंगे तो ये चीज और क्लियर होगी कि वहां पे भी हम MSR और MSC के बारे में बात करेंगे. So see, here are the formula given for it, and I will be writing down it in the notes which I will be sharing with you all. So yeah, are we clear till now? y Yes. hat किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? Sorry, y hat Y- किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? this y had this one, na? अगर Yeah, आपने so मार्क this किया तो दिख uh, नहीं रहा. हाँ, this okay, one. yeah. So नहीं, this the one one is उसके साइड पे जो है, उसके ऊपर ट्रायंगल बना है, हाफ ट्रायंगल. okay. This is your random x. Okay, it's like if 10 is your mean, and we are talking about the particular one, random variable, that is your 100 is your y dash, and this is your y dash. Okay. Okay, got it. Yeah. So that's all for now. I will be sharing a good notes with you about it. अभी तक किसी को कोई doubt module 6 में? One more thing, Jayashree, do not remove these notes या फिर तुम जो extra करती हो ना इनको as it is ही भेज देना. अच्छा, okay, I will keeping it in Excel. But okay, I will share in the PDF, then I will remove it. Okay. Okay, guys. ये Now the मॉड्यूल thing is, थ्योरी आएगा yeah. या फिर बस लाइक सम्स आएंगे? Sorry. ये मॉड्यूल में क्या आने मेजरली वाला है? लाइक सम्स होंगे. सम्स होंगे? सम्स ही होंगे. अच्छा. सोलियर थ्योरी यूजुअली सम्स होंगे. हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे, हम कोविएंस का फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे. वी विल यूजिंग दिस फॉर्मूला, वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है, देयर आर मेनी क्वेश्चन, वी विल डूइंग दिस. अब नाउ द थिंग इज कि 9 o'clock से अकाउंट्स का वो है, क्लास है, एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली 15 minutes. लेट मी ओपन द मीट फर्स्ट. Accounts की क्लास तुम ले रहे हो क्या? नहीं, मैं नहीं ले रही हूँ अकाउंट्स की क्लास. तो भाई कितना लूं? स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू कर सकते हैं क्या तुम? हाँ, वही मैं बस पूछने वाली थी कि लेट्स टेक अ ब्रेक एंड 9:30 पे वापस आते हैं, वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन देयर. आई विल आल्सो गेट Done. सम गुड क्वेश्चन एंड वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन. व्हाट से गाइस? एंड कितने लोग उसमें जा रहे हैं फाइनेंस की क्लास में? दे कैन सी द रिकॉर्डिंग इफ दे वांट. वही. Jayashree, गाइस, could you in the meantime share उसके notes 3, 4 और 5 के, ताकि अगर डाउट हो तब तक 9:30 तक एक बार we'll go through that again, और फिर 9:30 if there are doubts we can ask you then also. Okay, I will be sharing the module 2, 4, 5 with you all, and till then I will be compiling the questions which we will be solving. तो 9:30 पे वापस मिलते हैं.
Agree? You can give me a thumbs up. Yeah, and sixth का जो भी अभी रफ नोट बना है ना, can you please send it? Since वीडियो में सब लोग देख रहे हैं, तो it would be easy for us to understand. Like that's what I Okay, think. मैं एक काम करती हूँ, मैं चारों सेंड कर देती हूँ एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं सिक्स्थ वाले के अच्छे से जैसे 3, 4, 5th के हैं वैसे भी नोट्स बना के शेयर कर दूंगी तुम सबके साथ. ओके, दैट वर्क्स. Yeah, great. Yes. Thank you. ठीक है, Palak, so we are meeting. Yeah. Jayashree, Yes. can we do it like a bit earlier, like 9:05? Like we have an account session at 9:20. Actually, many of them are saying they are not in finance, like taking the account session, and I need some time. I have to compile questions. Many are saying that they have to do nominal distribution, binomial distribution questions. So I'm thinking to find out them from books, so that will be easier to go through. Like the content is over, so we can stop recording, right? हाँ, content is नहीं ब्रो, over. फिर बाकी सब रिकॉर्डिंग भी देख तो सकते हैं क्वेश्चंस की. अभी हमने क्वेश्चंस बाद में कर सकते हैं, जो फाइनेंस के लिए बैठेगा वो बाद में आखिरी की रिकॉर्डिंग देख सकता है. ये 45 मिनट्स के लिए रोक दे अभी हर्षित, उसके बाद जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यू कैन स्टार्ट द रिकॉर्डिंग अगेन. Exactly. And then you can just share that whoever missed it, जो फाइनेंस के लिए गया. Okay, Jeshri, we will also share by separate recordings, okay? Of also the how content and the questions, right? हाँ. Okay, also how someone is much saying. time also how much time would be required to finish questions like the all the compilation that you're doing? How much time are you expecting to do after 9:30? Okay, I don't know, but see, the bare minimum which we will be doing is midterm paper exam 1, और जो कल सैंपल क्रेडिट क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन छोड़े थे वो करेंगे एंड midterm exam 1 पूरा करेंगे. That is a bare minimum. Okay, after that I am thinking to take 2 questions of normal distribution and 2 questions of binomial distribution. एंड SLR अभी जो हमने जो किया SLR और कोवेरियंस का 2 क्वेश्चन ऑफ ईच, मींस लाइक 8 to 10 questions.